students, how are you? I am Priti Sharma. Welcome back to my YouTube channel. This is my part number 40 of Basic Rules of English Grammar. In our last two videos, we have started an important topic, that is clause. And today we continue this topic. Okay? What is clause? हमने लास्ट वीडियोस में क्लॉज की डेफिनेशन को पढ़ा था कि क्लॉज क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनकी डेफिनेशन को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. और वर्ब कौन सी होती है इसमें? फाइनाइट वर्ब. यह जो वर्ब होती है दैट इज फाइनाइट वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल डुअल या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ही लाइक्स स्वीट, वह मिठाई पसंद करता है. यदि शी होगा तो शी लाइक्स स्वीट, शी हो जाएगा. यदि मैं कहूँ मैं मिठाई पसंद करती हूँ, आई लाइक स्वीट, तो अब लाइक्स का क्या हो गया? लाइक हो गया. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब में चेंज होता है दैट इज फाइनाइट वर्ब. वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है. अब थोड़ा सा हम हमारी लास्ट टू वीडियोस का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्लॉज के बारे में क्या पढ़ा था. सबसे पहले हमने देखा था क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड द फाइनाइट वर्ब. जो अपने साथ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रखते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं. इनके हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. फर्स्ट था प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. सेकेंड था हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज और थर्ड था हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये 3 टाइप्स के क्लॉज हमने पढ़े थे. अब इनमें हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था और हम प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना. प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? जो कि एक सिंपल सेंटेंस होते हैं. हमने इन तीनों को सेंटेंस के टाइप से भी रिलेट किया था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज वी नो दैट. हम जानते हैं कि 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इन तीनों को हमने इन तीनों क्लॉज से रिलेट किया था. मतलब जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो बनाते हैं सिंपल सेंटेंस. मतलब सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से. कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज से और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज से. मीन्स जो सेंटेंस होते हैं वो अपना पूरा मीनिंग रखते हैं. ये डिफरेंसेस भी हमने देखा था कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है. जो सेंटेंस होते हैं वे अपने आप में एक पूरा मीनिंग रखते हैं और एक सेंटेंस 2 प्रिंसिपल क्लॉज से या एक प्रिंसिपल एक कोऑर्डिनेट क्लॉज से या एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज से बनाया जा सकता है. ये हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था कि एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस यदि सिंपल सेंटेंस है तो वो एक प्रिंसिपल क्लॉज से बनेगा. कंपाउंड सेंटेंस है तो वो 2 प्रिंसिपल क्लॉज को जब हम किसी कंजंक्शन की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब एक प्रिंसिपल और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनाया जा सकता है. ये हमने देखा था. फिर हमने क्या देखा कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं देयर इज नो यूज ऑफ कंजंक्शन. इनमें कंजंक्शंस का यूज होता ही नहीं है. ये हमने पढ़ा था. ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है. ठीक है ना, तो इनमें कंजंक्शन का यूज होता ही नहीं है. कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में हमने देखा था कि इनमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज को हम कनेक्ट करके एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं. तो जो दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कनेक्ट किया है वो बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज. उसे हम क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं. और एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा. दोनों से मिलकर जो सेंटेंस बनेगा उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और दोनों से मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा हमारा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज. सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शन होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिसमें वो एक क्लॉज बनाते हैं जो डिपेंडेंट होता है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर. ये भी हमने पढ़ा था. इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र होते हैं. क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस जो बनेगा वो 2 प्रिंसिपल क्लॉज से बनता है तो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इक्वल रैंक के होते हैं. हमने पढ़ा था दोनों का स्टेटस सेम होता है. लेकिन जिस एक प्रिंसिपल पर जब कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड होता है तो वो फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट होता है तो एक कंपाउंड सेंटेंस तैयार होता है. यहाँ पर क्या होता है
कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो डिपेंडेंट होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है किस पर? अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर, और ये प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे शी इज डूइंग अ वर्क, वह एक काम कर रही है, तो शी इज डूइंग अ वर्क। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों एक सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, ये हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब है, तो जो मेन वर्ब है वो तो एक ही है ना इसमें, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे और इसे वर्ब कहेंगे, और इस पूरे एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, इसलिए यह एक सिंपल सेंटेंस है, और इसे हम एक प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, क्योंकि क्लॉज में भी एक सेंटेंस और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। ठीक है, अब जो हम कंपाउंड सेंटेंस हमने देखा था, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वो क्या है? स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर यदि हम इस सेंटेंस को टू सिंपल सेंटेंस में डिवाइड करें, दो सिंपल सेंटेंस में तोड़ दें, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट। क्या बनेगा? ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट। तो ही इज स्मार्ट एक सिंपल सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट एक सिंपल सेंटेंस है। अब ही इज इंटेलिजेंट पर हमने ये एंड जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उसे कनेक्ट करके इस पूरे सेंटेंस को हमने क्या बना दिया? एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। और ये कंपाउंड सेंटेंस में ये दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, है ना। ये दो प्रिंसिपल क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी एक भी क्लॉज दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब दोनों एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उसमें ये एक तो प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा, और दूसरा जो बनेगा ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम कॉम्प्लेक्स का देखते हैं, हालांकि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एक एक एग्जांपल से आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे शी डज नॉट ईट स्वीट्स, वह मिठाई नहीं खाती है, बिकॉज क्योंकि शी इज अ डायबिटिक पर्सन, वह क्या है? एक डायबिटिक पर्सन है। वह मिठाई नहीं खाती है क्योंकि, इस बिकॉज को हम इधर लिख दें तो ये हमारे दो क्लॉज तैयार हो जाएंगे। शी डज नॉट ईट स्वीट्स, वह मिठाई नहीं खाती है, बिकॉज शी इज अ डायबिटिक पर्सन, वह एक डायबिटिक पर्सन है। अब ये है तो पूरा एक सेंटेंस, क्योंकि एक पूरा सेंटेंस अपना एक पूरा मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन इस एक सेंटेंस में जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। शी डज नॉट ईट स्वीट्स एक क्लॉज तो यह है, दूसरा क्लॉज है बिकॉज शी इज अ डायबिटिक पर्सन। अब हमने पढ़ा था कि जो क्लॉज होते हैं, इन क्लॉज में मीनिंग का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। पहले मीनिंग पहला तो है प्रिंसिपल क्लॉज, इसका तो मीनिंग कंप्लीट होता है, शी डज नॉट ईट स्वीट जो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि वो एक सेंटेंस भी होता है और एक क्लॉज भी होता है, तो उसका मीनिंग तो कंप्लीट होता है। यहाँ पर शी डज नॉट ईट स्वीट एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इस प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है बिकॉज शी इज अ डायबिटिक पर्सन एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जो कि अपने मीनिंग के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए पहले वाले प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है, तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला जो क्लॉज है वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज क्या होते हैं? सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, पूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं यदि प्रिंसिपल क्लॉज है तो, और किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं, और कोई एक सेंटेंस दो या तीन क्लॉज से मिलकर बनाया जा सकता है। किसी एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी होता है, किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी होते हैं, और किसी एक सेंटेंस में दो या तीन क्लॉज भी होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्लॉज का ग्रुप्स कहला सकता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत देखा था। अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें जो कंजक्शंस होते हैं, उन कंजक्शंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या कहते हैं हम उन्हें? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और ये हमने बहुत सारे पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स हमने इसके देखे थे। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और जब इन
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो वहां पर जो प्रोसेस होती है उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए जाते हैं जो अपने मीनिंग के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं, ऐसा जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेशन। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उन कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट था हमारा क्यूमुलेटिव एडिशन, जिसमें सिंपल 2 प्रिंसिपल क्लॉज को कनेक्ट किया जाता है। दूसरा था हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। थर्ड था एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव का मीनिंग था, हमने पढ़ा था संयोजक। और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का होता है विभाजक। वो कंजंक्शन जो सेंटेंस को विभाजित करने का काम करते हैं, वो कंजंक्शंस जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पर वो विभाजित करने का काम करेंगे। और यहाँ एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो विरोध दर्शक होते हैं। इसमें एक जो क्लॉज होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा जो क्लॉज होगा वो नेगेटिव होगा। मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का विरोध दर्शाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और फोर्थ था हमारा इलेटिव में हमने पढ़ा था परिणाम दर्शक में एक क्लॉज जो था वो दूसरे क्लॉज का परिणाम बताता हुआ दिखाई देता है। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का परिणाम बताता हुआ दिखाई देता है, और वो जिस कंजंक्शन से जुड़े होते हैं वो होते हैं देयरफॉर, फॉर। ये हमने पढ़े थे। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब ये जो नाउन क्लॉज है वो नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट होते हैं, और ये नाउन की तरह एक्ट होते हैं लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कभी तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में होंगे या सब्जेक्ट प्लेस पर होंगे, कभी ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर होंगे। किसी एक सेंटेंस में ही ये जो नाउन क्लॉज है ये किसी एक सेंटेंस में जब नाउन की तरह वर्क करेंगे, एक्ट एज नाउन, तो वहां पर वो सब्जेक्ट प्लेस पर भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लेस पर भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट प्लेस पर, ऑब्जेक्ट प्लेस पर, प्रीपोजिशन के साथ वो नाउन क्लॉज उस सेंटेंस का एक कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं और एक एपोजिशन भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन क्या याद रखनी है अपने को कि वो कहीं भी हो सेंटेंस में, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें एक उसका खुद का स्वयं का एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो सकते हैं, लेकिन जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखता हो और वो नाउन की तरह एक्ट हो रहा हो सेंटेंस में, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। जैसे व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, उसने जो भी कहा वो सही नहीं है। अब यहाँ पर व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, यहाँ पर व्हाट ही सेड एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। उसने जो कुछ भी कहा, व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के रूप, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, कंजक्शन के फॉर्म में है। कि हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड, इट इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड। अब ये देखो यहाँ पर पोजीशन बदल गई, ये जो व्हाट ही सेड है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है। एक सब्जेक्ट व्हाट ही
सॉरी सब्जेक्ट ही और सेड, एक सब्जेक्ट ही और दूसरा वर्ब सेड, तो ये तो कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये एक पूरा क्लॉज हो गया जो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है ना। और इज नॉट ट्रू, तो इज की जगह यहाँ पर इट छुपा हुआ है, इट इज नॉट ट्रू, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज यहाँ पर वर्ब हो गया, तो दो सब्जेक्ट हो गए इस सेंटेंस में और दो वर्ब हो गए। एक सब्जेक्ट एक वर्ब इस नाउन क्लॉज का खुद का है, स्वयं का है, और तभी हम इसे क्लॉज कह रहे हैं। यदि यहाँ पर खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो ये क्लॉज नहीं होता, है ना। तो व्हाट ही सेड क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया जो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ। इज नॉट ट्रू एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया जो कि अपना खुद का एक मीनिंग रखता है और खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट है। और इट इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इट इज नॉट ट्रू ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है, व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा, तो व्हाट यहाँ पर कंजक्शन के फॉर्म में है और ही एक सब्जेक्ट है और सेड एक वर्ब है और ये एक क्लॉज है। ये क्लॉज अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिए हुए है और किस पोजीशन पर बैठा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठा है। तो नाउन क्लॉज कोई भी पोजीशन ले सकता है किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में कभी वो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठेगा, कभी वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, कभी वो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आएगा तो हम उसे वर्ब की प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, कभी वो एक कॉम्प्लीमेंट लिए हुए होगा लेकिन होना उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, और कभी वो एपोजिशन के फॉर्म में होगा। एपोजिशन मीन्स एक नाउन फ्रेज जब दूसरे नाउन फ्रेज की विशेषता बताता हो और जस्ट उसी के बाद आता हो उसे हम एपोजिशन कहते हैं। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको सिंपली बताने के लिए दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, वह क्लॉज जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, क्योंकि क्लॉज तो हमारी पहली कंडीशन यही है कि क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, इसे ही हम क्लॉज कह रहे हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी उसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, और वो जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हुआ दिखाई देगा उस सेंटेंस में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एडवर्ब क्लॉज का एक फ्लो चार्ट में तैयार कर देती हूँ। एडवर्ब क्लॉज को हमें बहुत सारे टाइप्स में पढ़ना है, क्योंकि एडवर्ब बहुत सारे होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं। एडवर्ब जो टाइम बताते हैं या फिर कोई कंडीशन बताते हैं, पर्पस बताते हैं, प्लेस बताते हैं। तो वो जो टाइम, वो क्लॉज जिसमें टाइम दिया हुआ हो या समय बता रहा हो, जिस कंजंक्शन, वह कंजंक्शन जो किसी क्लॉज के समय के लिए दर्शाता हुआ दिखाई दे, दैट इज टाइम। उसके बाद वो क्या बता सकता है, प्लेस, पर्पस, कॉज, कॉज को हम रीजन भी कह सकते हैं, कॉज, कंडीशन, कंडीशन, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, कंपैरिजन जो क्या तुलना करता हुआ दिखाई दे, मैनर जो तरीका बताया, 6 7 8 या 8 हो गए, है ना। एक कंसेशन भी होता है, कंसेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। अभी एडवर्ब क्लॉज को जब हम आगे पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, केवल आप अभी इतना ध्यान रखो कि ये जो क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं सेंटेंस में। जैसे ही स्लिप्स साउंडली, वह साउंडली सोता है। शी राइट्स नीटली, वह साफ सुथरा लिखती है। तो नीटली राइट की विशेषता बता रहा है, साउंडली स्लिप की विशेषता बता रहा है, तो हमने ये एडवर्ब पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्लॉज बनेगा वो क्लॉज साउंडली या नीटली ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर जो क्लॉज बनेगा एडवर्ब क्लॉज, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और वो उस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। इट विल एक्ट एज एडवर्ब, वो एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। और उसमें जो एडवर्ब की तरह कार्य करने वाले हैं क्लॉज, वो कोई तो टाइम शो करेगा। जैसे यू शुड वेट अंटिल आई कम, यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट है और वेट एक मेन वर्ब है, एक फाइनेट वर्ब है। तो तुम्हें वेट करना चाहिए अंटिल, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। तो यहाँ पर अंटिल आई कम, आई एक सब्जेक्ट हो गया, कम एक वर्ब हो गया, और इधर यू और वेट दोनों एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। लेकिन अंटिल जो कंजंक्शन है वो समय को शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है कि कब तक वेट करना है तुम्हें, उस समय तक जब तक कि मैं ना आ जाऊं। तो इसलिए ये टाइम शोइंग कंजंक्शन होंगे यहाँ पर। ये प्लेस, जैसे प्लेस में हम कह सकते हैं कि यू शुड स्टे देयर, तुम्हें वहीं रहना चाहिए, वेयर यू आर, जहां पर तुम हो। तो अब वो जगह को शो कर रहा है, वेयर यू आर। वेयर यू आर एक एडवर्ब क्लॉज है जो जगह को बता रहा है, यू एक सब्जेक्ट है, आर एक वर्ब है। तो वेयर यू आर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया जो उस जगह को शो कर रहा है। इस तरह से हम इनको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक क्लॉज का फुल फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एक क्लॉज है, इस क्लॉज में 3 टाइप्स हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सब प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजंक्शंस यूज होते हैं दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब कोई क्लॉज तैयार करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है कोऑर्डिनेशन, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब एक क्लॉज तैयार करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है सबऑर्डिनेशन। और इसमें हम पढ़ेंगे ये 4 टाइप्स के, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम पहले इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे कि कौन तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज में उस नाउन क्लॉज की पोजीशन कहाँ पर है, यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उस सेंटेंस में, या प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, या कॉम्प्लीमेंट है, या एपोजिशन है। एपोजिशन क्या होता है, जैसे 2 नाउन फ्रेज होते हैं, 2 नाउन फ्रेज में एक नाउन फ्रेज उसी की विशेषता बताता हुआ जस्ट उसके बाद में होता है। जैसे आशुतोष, माय नेफ्यू। अब आशुतोष और माय नेफ्यू, आशुतोष भी बोल दिया मैंने जो कि एक नाउन है, माय नेफ्यू भी कह दिया जो नाउन को ही बता रहा है कि वो मेरा भतीजा है, और आगे मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, इज अ नॉटी बॉय। तो एपोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए जो मैंने माय नेफ्यू कहा है वो क्लॉज नहीं होगा, यहाँ पर मुझे बोलना होगा आशुतोष हु इज माय नेफ्यू। अब हु इज आ गया यहाँ पर, हु क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, इज वहां पर वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब का आना जरूरी है। तो अब हमारा नाउन क्लॉज यदि हमें बनाना है तो हमें बोलना होगा आशुतोष हु इज माय नेफ्यू इज अ नॉटी बॉय, और वो इज अ नॉटी बॉय अलग हो गया। तो 2 सेंटेंस हो गए, एक तो आशुतोष इज अ नॉटी बॉय, दूसरा हो गया हु इज माय नेफ्यू जो कि मेरा एक भतीजा है। तो हु इज माय नेफ्यू तो हो गया यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और आशुतोष इज अ नॉटी बॉय हो गया एक प्रिंसिपल क्लॉज, और हु क्या हो गया यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और जो कि क्या हो गया एक एपोजिशन के फॉर्म में आया है। ठीक है ना, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़े से आपको रूल्स याद रखने हैं बस, बाकी आप इनको समझना बहुत इजी हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लीजिए, फिर हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से बनाते हैं। और इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में आप 6 मेन कंजंक्शंस याद कर लो। ठीक है, दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में भी आप 6 कंजंक्शंस याद कर लेना, अभी मैं आपको याद करवा दूंगी। और थर्ड है हमारा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में भी आप 6 मेन कंजंक्शंस को याद कर लेना। और फोर्थ है हमारा इलेटिव। इसमें आप 4 कंजंक्शंस को याद कर लेना। ठीक है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ये हमें पता है ये क्या है, संयोजक है, विभाजक है, ये विरोध दर्शाते हैं, जिसमें एक क्लॉज पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और ये होता है इलेटिव परिणाम दर्शक होता है। ठीक है, अब इसके 6 आपको कौन कौन से करने, इसको 2-2 के ग्रुप में याद करो। जैसे पहला है एंड और दूसरा है बोथ एंड, बोथ एंड। फिर याद करो आप एज वेल एज, ये तीसरा है। फिर करो बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली सेंटेंस में हम यूज करते हैं, बट ऑल्सो। तो एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ऑल्सो, केवल ऑल्सो भी होता है, केवल ऑल्सो भी होता है या टू भी होता है, एक ही बात है। और फिर नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब होता है इससे कम नहीं, ये भी एक कंजंक्शन है, इससे कम नहीं। ठीक है ना, तो ये क्यूमुलेटिव एडिशन है या कि ये संयोजक है। दूसरा है अल्टरनेटिव। ये हो गया हमारे 6, इसमें याद कर लेना एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ऑल्सो या टू को एक ही मान लो आप, और नॉट, नो लेस देन, इससे कम नहीं। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के हैं हमारे आइदर और, आइदर और पहला, दूसरा है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, तीसरा है हमारा और, चौथा है नॉर,
पांचवा है अदरवाइज, अदरवाइज, और छठा एल्स। एल्स कहो या अदरवाइज कहो एक ही बात है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड हमारा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो वहां पर क्या लगेगा, उसको दोनों को डिफरेंस, दोनों को अलग करने के लिए लगेगा बट ओनली, स्टिल, येट, while, whereas और however। ये 6 हो गए, 1 2 3 4, इसको एक ही मान लो, while या whereas दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं हम, और ये 5th 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। रिलेटिव में आपको देखना है जो परिणाम शो होते हैं, therefore, therefore। अब therefore की जगह हम so भी लिख सकते हैं, तो हम इसको so एक ही मान सकते हैं, therefore so, या हम hence भी कहते हैं, hence, और या हम consequently भी लिख सकते हैं, consequently। ये चारों एक तरीके से एक ही चीज शो करेंगे, चारों 4 कंजंक्शंस हैं ये, लेकिन हम एक ही सेंटेंस में देयरफॉर की जगह सो लिख सकते हैं, सो की जगह हैंस, और हैंस की जगह कॉन्सिक्वेंटली, इन चारों में से कुछ भी एक वर्ड हम लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉर। फॉर का मतलब भी यही होता है, यहाँ पर के लिए नहीं है फॉर का मीनिंग, फॉर यहाँ पर कंजंक्शन है, ही इज इल, फॉर ही इट्स टू मच, वह बीमार है, क्यों, किस लिए, इसके लिए कि वह ज्यादा खाता है, तो फॉर यहाँ पर परिणाम शो कर रहा है। उसके अलावा देन और सो देन एक साथ ही, सो देन, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, इन्हें आपको याद रखना जरूरी है यदि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना चाहते हो और कंपाउंड सेंटेंस या कोऑर्डिनेट क्लॉज को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हो, तो आपको इसको पहले डिवाइड कर लो, फिर इन्हें 6, ये 6 ये 6 ये 6 और ये 4, इन्हें या सब कुछ 6 इनको अलग अलग कर लोगे तो भी आप इसको किसी 6 को याद कर लो, इंपॉर्टेंट 6, कोई भी इंपॉर्टेंट 6 याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंजंक्शन। अब हम इनके बनाते हैं सेंटेंस। ये हमारे एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के, जिसमें हम क्यूमुलेटिव एडिशन, जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और 2 प्रिंसिपल क्लॉज जो कि 2 सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, उन 2 सिंपल सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उनकी हेल्प से हम 2 सिंपल क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है हमारा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल। जैसे कोई मीटिंग है, मीटिंग में प्रिंसिपल जो है वो सारे टीचर्स को बोल रहा है, वो एनुअल फंक्शन होने वाला है, मान लो कल एनुअल फंक्शन है, और वो कह रहा है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे। अब वो इस सेंटेंस को 2 सिंपल सेंटेंस में बदल सकता है, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल। दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों का रैंक समान है, इक्वल स्टेटस के हैं, हमने केवल एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसे इस दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज है, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को हमने कनेक्ट किया तो एक तो बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा एंड जिसके साथ जुड़ा है ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है, और ये भी इंडिपेंडेंट है। अब द स्कूल विल बी डेकोरेटेड बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बोथ एंड का यूज किया, पहले वाले सेंटेंस में एंड का यूज था, दूसरे वाले सेंटेंस में हमने बोथ एंड का यूज किया है। स्कूल विल बी डेकोरेटेड बाय, स्कूल डेकोरेट किया जाएगा बाय बोथ, दोनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा भी और छात्रों के द्वारा भी, तो बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इन दोनों ने भी क्या किया है, यहाँ पर 2 प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किया है। यदि हम दोनों को अलग करें, द स्कूल विल बी डेकोरेटेड बाय टीचर्स, द स्कूल विल बी डेकोरेटेड बाय स्टूडेंट्स, और दोनों इक्वल रैंक के थे, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों को हमने कनेक्ट करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है, बोथ और एंड से इसे कनेक्ट किया है। थर्ड, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, मतलब टीचर्स शिक्षक और उनके साथ साथ स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल। अब प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज वेल एज क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, 2 सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, इसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें एज वेल एज जुड़ा हुआ है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज है, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज, एज वेल एज स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल कोऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल एंड टीचर्स
ऑल्सो या टीचर्स टू। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ऑल्सो या टू का यूज किया है, जो क्या है, दो इक्वल रैंक के सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे और टीचर्स भी। अब क्या कहा उन्होंने, और टीचर्स भी, मतलब यदि यहाँ पर हम इस टू और ऑल्सो को हटा दें तो हम ये लिख सकते हैं टीचर्स ऑल्सो विल डेकोरेट द स्कूल, है ना। ऑल्सो के बाद हम क्या बोल सकते हैं, टीचर्स ऑल्सो विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, टीचर्स ऑल्सो विल डेकोरेट द स्कूल। तो दोनों क्या हो गए, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया टू और ऑल्सो से, ठीक। नॉट ओनली but also, not only students but also teachers will decorate the school। केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी स्कूल को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर ये हो गया, मतलब वही हुआ कि स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल। आपको इन दो सिंपल सेंटेंस को आप एंड से कनेक्ट कर सकते हो, बोथ एंड से जोड़ सकते हो, एज वेल एज से ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों बनेंगे प्रिंसिपल क्लॉज से ही, और दोनों प्रिंसिपल क्लॉज बन करके कोऑर्डिनेट क्लॉज तैयार कर रहे हैं, और जो एक सेंटेंस बन रहा है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल नो लेस देन स्टूडेंट्स। अब नो लेस देन यहाँ पर इसका मतलब होता है इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। मतलब अब जो प्रिंसिपल है मीटिंग में सबको बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल, कि टीचर्स स्कूल डेकोरेट करेंगे, नो लेस देन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से कम नहीं, मतलब जितना डेकोरेशन का कार्य स्टूडेंट्स करेंगे उतना ही काम टीचर्स भी करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितना काम स्टूडेंट्स करेंगे उतना ही काम टीचर्स भी करेंगे। तो नो लेस देन का मतलब क्या होता है, इससे कम नहीं, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल नो लेस देन स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, वह मुझे पसंद करती है परंतु तुमसे कम नहीं, वह मुझे पसंद करती है तुमसे कम नहीं, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि वह तुमसे कम पसंद नहीं करती मुझे, मतलब कि तुम जितना मुझे पसंद करती हो उतना ही वो भी मुझे पसंद करती है। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, मतलब वह मुझे पसंद करती है तुमसे कम पसंद नहीं करती वो मुझे। अपन कहते हैं ना ऐसे, जैसे अपन कई बार ये भी कहते हैं, आई डू वर्क नो लेस देन यू, मैं काम करती हूँ तुमसे कम नहीं है, मतलब मैं तुमसे कम काम नहीं करती हूँ। जैसे आप किसी से मान लो आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आप क्या कहते हो उससे कि मैं तुम्हारे जितना ही काम करती हूँ या तुमसे कम काम नहीं करती हूँ मैं, तो जो तुमसे कम नहीं काम करती हूँ वो सेंटेंस यहाँ पर ये होगा, आई डू वर्क नो लेस देन यू, मैं तुम्हारे जितना ही या तुमसे कम काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, दो प्रिंसिपल सेंटेंस क्या हो गए हमारे, आई डू वर्क और यू डू वर्क। आई डू वर्क मैं काम करती हूँ, यू डू वर्क तुम काम करते हो। अब क्या हो गया, आई डू वर्क यू डू वर्क दोनों सेम हो गए, इक्वल स्टेटस हो गया उनका, दोनों ही समान काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का काम जो है वो एक का कम दूसरे का ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर नो लेस देन का यूज करेंगे। आई डू वर्क नो लेस देन यू, मैं काम करती हूँ परंतु तुमसे कम नहीं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सारे कंजंक्शंस जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, और ये इसे आप 6 करके याद कर लोगे तो ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की हैं विद एग्जांपल्स। अब हम इसके आगे हम देखेंगे दूसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये हमारा सेकंड कंजंक्शन का टाइप है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से, और उनका ही सेकंड टाइप है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें हमें 6 मेन कंजंक्शंस को लर्न कर लेना है, और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज और एल्स। और ये लर्न करना बहुत इजी है। और नॉर जो विभाजक का काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी टू सिंपल सेंटेंस में विभाजन का काम कर रहे हैं, आइदर और, नाइदर और नॉर, अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज का मीनिंग होता है अन्यथा, एल्स का मतलब भी अन्यथा ही होता है। दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं। वहां पर देखिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, टीचर्स या स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर और क्या आ गया, हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टीचर्स डेकोरेट करेंगे स्कूल को, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल। ये 2 सिंपल सेंटेंस है, 2 प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको हमने कनेक्ट किया है और से। और का काम यहाँ पर क्या है, विभाजन का, कि टीचर्स या स्टूडेंट्स, मतलब दोनों में से कोई एक स्कूल को डेकोरेट करेगा, या तो टीचर्स करेंगे या स्टूडेंट्स करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे या दोनों नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ यह विभाजक का काम कर रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट होता है ना हमारा कि 2 में से कोई एक, तो या तो टीचर्स करेंगे या स्टूडेंट्स करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन है हमारा नॉर। अब उन्होंने कहा पहले
टीचर्स विल नॉट डेकोरेट द स्कूल, टीचर्स स्कूल को डेकोरेट नहीं करेंगे। फिर आगे कह दिया नॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी नहीं या ना ही स्टूडेंट्स। जैसे हम किसी बात पे जोर देना हो हमें, तो हम जोर देते हुए कहेंगे कि टीचर्स विल नॉट डेकोरेट द स्कूल, टीचर्स स्कूल को डेकोरेट नहीं करेंगे। नॉर स्टूडेंट्स, ना ही स्टूडेंट्स। हम यहाँ ना तो का यूज नहीं कर रहे हैं कि ना तो टीचर्स ना ही स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स के लिए नॉर कहा जाता है। और नॉर का सिंगल यूज हो सकता है, बिना नाइदर के भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा नॉट के साथ। टीचर्स विल नॉट डेकोरेट द स्कूल नॉर स्टूडेंट्स, तो नॉर का यूज भी क्या हो गया, यह विभाजन का काम कर रहा है कि टीचर्स स्कूल को डेकोरेट नहीं करेंगे, ना ही स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी नहीं करेंगे। अब आ गया आइदर और, आइदर टीचर्स और स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल। अब ये भी विभाजन का काम कर रहा है कि या तो टीचर्स या स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे, या तो टीचर्स या स्टूडेंट्स, दोनों को अलग अलग किया जा रहा है कि दोनों में से कोई एक काम करेगा, या तो टीचर्स डेकोरेट करेंगे स्कूल को या स्टूडेंट्स डेकोरेट करेंगे स्कूल को। तो ये भी विभाजन का काम कर रहा है। और यहाँ पर भी ये दो सिंपल सेंटेंस है, टीचर्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, और दोनों मिलकर क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। और यहाँ पर ये क्या बन गया, कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज तैयार हो गया। नाइदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, नाइदर नॉर, ठीक है, ना तो टीचर्स ना ही स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे, दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है और इसमें क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। नाइदर, नो, ना ही टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, अदरवाइज या एल्स, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, अन्यथा दे विल गेट द पनिशमेंट। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करेंगे, अन्यथा नहीं तो या वरना या उनको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये दो क्लॉज हो गए, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और अदरवाइज दे विल गेट द पनिशमेंट ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज से बने हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हम इनको अलग भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल कोई किसी पर डिपेंड नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज कंजंक्शन है इसके साथ, लेकिन दे विल गेट द पनिशमेंट ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इस पर डिपेंड नहीं है ये, इसको हम अलग से भी बोल सकते हैं, दे विल गेट द पनिशमेंट, है ना। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का थर्ड टाइप, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इनमें भी आपको 6 मेन कंजंक्शंस याद कर लेने हैं, बट, ओनली, स्टिल, येट, वेयर इज, व्हाइल और हाउएवर। हालांकि स्टिल और येट भी दोनों एक जैसा ही काम करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल डेकोरेट करेंगे, बट अब यहाँ पर ये क्या है, एडवर्सेटिव, मतलब एडवर्स एक दूसरे के, एक पार्ट पॉजिटिव होगा तो दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा। अब देखो, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल ये एक पार्ट है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है, और एक पॉजिटिव पार्ट भी है। बट, अब बट से एक दूसरा क्लॉज शुरू हो गया, क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बट दे हैव टू फिनिश देयर वर्क अप टू 5 PM, उन्हें 5 बजे तक अपना काम कंप्लीट करना होगा, परंतु उन्हें 5 बजे तक अपना वर्क फिनिश करना होगा। तो ये क्या हो गया, उनके लिए एक नेगेटिव एक कंडीशन उनको दे दी कि आपको 5 बजे तक ये काम कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, यदि हम बट हटा दें तो दोनों एक प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, दे हैव टू फिनिश देयर वर्क अप टू 5 PM एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल एक दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है ना। और बट यहाँ पर कंजंक्शन को, इन दोनों को कनेक्ट करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, तो एडवर्सेटिव क्या करेगा, एक दूसरे का विरोध करेंगे ये कंजंक्शन। स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी है। ओनली दे आर टायर्ड, केवल वे थक गए हैं। तो ओनली ने भी क्या किया, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को अलग अलग कर दिया। दे आर टायर्ड एक प्रिंसिपल क्लॉज, स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल एक प्रिंसिपल क्लॉज, और जब इस दे आर टायर्ड प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ओनली कनेक्ट हो गया तो ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल ओनली दे आर टायर्ड, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं। इट इज 6 o'clock 6 बज गए हैं या 6 बजे हैं, स्टिल स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल 6 बज गए हैं एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया,
अब तक भी स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी हैं। तो स्टिल क्या बता रहा है, अब तक भी, फिर भी स्टूडेंट्स कहाँ बिजी हैं, स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी है। स्टिल या येट भी लिख सकते हैं हम, इट इज 6 o'clock येट स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, जब एक कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। ऐसे और भी यूज होते हैं, एज येट भी होता है, वो अलग होता है जब, और येट का यूज हम हैज हैव के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कंजंक्शन के रूप में ले रहे हैं, तो स्टिल या येट दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी हैं। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, वेयरएज भी, जबकि, वाइल या वेयरएज दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। वाइल, वेयरएज टीचर्स आर बिजी इन गॉसिपिंग, स्टूडेंट्स तो स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी है, जबकि टीचर्स क्या कर रहे हैं, गॉसिपिंग में बिजी हैं, बातें करने में बिजी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव पॉइंट तो यह हो गया, स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, और नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, टीचर्स आर बिजी इन गॉसिपिंग। और इन दोनों को, ये दोनों एडवर्स हो गए एक दूसरे के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एडवर्स हैं। और इन दो विरोधी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज किया है, जो वाइल या वेयरएज दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है जबकि, जबकि टीचर्स बातें करने में बिजी है। स्टूडेंट्स आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल को डेकोरेट करने में बिजी हैं। हाउएवर, हाउएवर मींस हालांकि, हालांकि फिर भी, दे आर टायर्ड, हालांकि वे थक गए हैं। स्टूडेंट्स अब आर बिजी इन डेकोरेटिंग द स्कूल, ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। हाउएवर दे आर टायर्ड, हालांकि वे थक गए हैं, तो ये जो हो गया एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, या पॉजिटिव पार्ट हो गया, या प्रिंसिपल क्लॉज है। और हाउएवर दे आर टायर्ड, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दे आर टायर्ड, जब क्यों, हालांकि वे थक गए हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे जब पॉइंट्स को या पार्ट्स को जिन कंजंक्शंस की हेल्प से ऐड किया जाता है, तो वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहे जाएंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने में, और कोऑर्डिनेट क्लॉज जहां पर होते हैं, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस क्या बने हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बने हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट फोर्थ, इलेटिव कंजंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे इलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये हमारा फोर्थ टाइप है, इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस मींस परिणाम दर्शक, जो एक पार्ट दूसरे पार्ट का परिणाम शो करेगा। ऐसे टाइप के कंजंक्शंस इसमें यूज होंगे कि उस कंजंक्शन से हमें ये पता चलेगा कि जो एक पार्ट है वो दूसरे का परिणाम है। इस तरह से ये देयरफॉर, सो, हेंस का मतलब होता है इसलिए। फॉर मतलब भी यहाँ पर, फॉर का मतलब के लिए नहीं होगा, इसके लिए होगा यहाँ पर, कि इसके लिए ऐसा होगा, तो वो भी परिणाम शो करेगा यहाँ पर। देन का मतलब भी तब, कोई एक पार्ट होगा और उसके बाद उसका जो परिणाम होगा वहां देन लगाएंगे कि तब फिर ऐसा होगा। एक पार्ट में कुछ रीजन बताया जाएगा पहले पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट का रीजन होगा। सो देन में भी इसलिए तब, ये भी एक परिणाम शो करेगा, एक रिजल्ट शो करेगा। देखते हैं, टुमारो इज एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, कल स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक है। देयरफॉर या सो या हेंस, तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्कूल को डेकोरेट करेंगे। तो टुमारो इज एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ पर आ रहा है, एक, और यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज हो गया, ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का वो प्रिंसिपल क्लॉज है। और यदि हम ये हटा दें तो केवल ये देखें, दो सिंपल सेंटेंस में इसे चेंज करें, तो टुमारो इज एनुअल फंक्शन इन द स्कूल एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा, स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द स्कूल, ये दूसरा पार्ट है, या एक दूसरा सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये इससे कनेक्ट किया है इन कंजंक्शंस की हेल्प से। इस कंजंक्शंस में या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, या फिर सो लिख सकते हैं, या फिर हेंस भी लिख सकते हैं। तो ये कंजंक्शंस क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन इनको, इस पार्ट को इससे कनेक्ट कर रहा है, और ये दोनों का जो रैंक है इक्वल है, स्टेटस समान है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि कल एनुअल फंक्शन है स्कूल में, इसलिए बच्चे स्कूल को डेकोरेट करेंगे, जो कि एक परिणाम दर्शक कंजंक्शन है। स्टूडेंट्स वर टायर्ड, स्टूडेंट्स थक गए थे, एक सिंपल क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है, या एक प्रिंसिपल क्लॉज है। फॉर किसके लिए, दे हैड डेकोरेटेड द स्कूल होल द डे, क्यों थक गए थे, स्टूडेंट्स वर टायर्ड, स्टूडेंट्स थक गए थे, क्यों थक गए थे, इसके लिए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फॉर दे हैड डेकोरेटेड द स्कूल होल द डे, इसके लिए कि उन्होंने पूरे दिन स्कूल को डेकोरेट किया था। उन्होंने पूरे दिन, दे हैड डेकोरेटेड द स्कूल होल द डे, ये एक सिंपल सेंटेंस है,
और ये एक सिंपल सेंटेंस है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो जब एक सिंपल सेंटेंस और एक वर्ब हो, ये तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो हमारी एक ही है, डेकोरेट। तो जब एक सेंटेंस और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सेंटेंस और एक वर्ब मिलकर, दो सिंपल सेंटेंस मिलकर के एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया हुआ है, जब हमने यहाँ पर कंजंक्शन फॉर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया। तो अब हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट्स वर टायर्ड फॉर दे हैड डेकोरेटेड द स्कूल होल द डे। स्टूडेंट्स थक गए थे इसके लिए कि उन्होंने पूरा दिन स्कूल को सजाने का काम किया था, ठीक है, या पूरे दिन स्कूल को सजाया था। तो फॉर का यूज भी यहाँ परिणाम दर्शक के लिए ही यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द डेकोरेटिंग मटेरियल देन दे डेकोरेटेड द स्कूल। स्टूडेंट्स ने डेकोरेटिंग मटेरियल कलेक्ट किए थे, देन दे, तब उन्होंने, उसके बाद डेकोरेटेड द स्कूल, तब उन्होंने स्कूल को डेकोरेट किया। तो यहाँ पर जो देन है वो एक कंजंक्शन का रूप में काम आ रहा है और एक परिणाम शो कर रहा है कि पहले उन्होंने डेकोरेटिंग मटेरियल कलेक्ट किए, उसके बाद उन्होंने स्कूल को डेकोरेट किया। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में ये काम कर रहा है। हालांकि कई जगह ऐसा कहा जाता है कि देन एक कंजंक्शन ही नहीं है और इसकी जगह एंड देन का यूज हो सकता है, एंड देन, कि स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द डेकोरेटिंग मटेरियल एंड देन दे डेकोरेटेड द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द डेकोरेटिंग मटेरियल, स्टूडेंट्स ने डेकोरेटिंग मटेरियल कलेक्ट किए थे, दे डेकोरेटेड द स्कूल, उन्होंने स्कूल को डेकोरेट किया। ये दो प्रिंसिपल क्लॉज को हमने देन की हेल्प से या एंड देन की हेल्प से हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और एक ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। फोर्थ है हमारा स्टूडेंट्स वर टायर्ड, स्टूडेंट्स थक गए थे। सो देन, अब ये सो देन भी यहाँ पर इसलिए तब दे टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, इसलिए तब उन्होंने कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। तो ये सो देन भी यहाँ पर एक परिणाम शो कर रहा है, इसलिए तब, ठीक है ना। तो ये है हमारे रिलेटिव कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने में हेल्प करते हैं। टॉपिक कोऑर्डिनेट क्लॉज वाला खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।